Good morning, my dear student. Myself Alok. वेलकम टू माय चैनल. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. शॉर्ट फॉर्म में डीएफपी बोलेंगे. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज़ है. क्लियर होता है? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएफपी. करेक्ट. सो डीएफपी डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में. तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप इसको ध्यान से समझिएगा. क्लियर. 1 beaker contains 20 gram of sugar in 100 gram of water and another beaker contains 10 gram of sugar in 100 gram of water. Both beaker are placed under the common bell jar and allowed to reach at equilibrium. How much water will be transferred from one beaker to another? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हमारे पास दो बीकर हैं, बीकर ए और बीकर बी. इन बीकर ए 20 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, इन बीकर बी 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट. क्लियर. और दोनों को हमने क्या करा, एक से क्लोज कर दिया सेम जार से, जिसको हम बेल जार बोलते हैं क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, बेल जैसा होता है. करेक्ट. अब मुझे आप ये बता सकते हैं किस बीकर का, बीकर ए या बीकर बी का वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा. तो जिसमें अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा. अब ज़्यादा किस में है, कंटेनर ए में. सो दिस मीन्स जो बीकर ए है उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज़ कंपेयर टू बीकर बी. करेक्ट है ना. सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ बीकर ए विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ vapor pressure of beaker B will be greater than as compared to vapor pressure of A. करेक्ट. अब क्या होगा स्टूडेंट, जब दोनों को हमने सेम बेल जार में रख दिया है, इसका मतलब दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, सेम हो गया. इसका मतलब थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, सेम, क्योंकि दोनों का एटमॉस्फेयर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, सेम है. करेक्ट है. So after some time vapor pressure of beaker A should be equal to vapor pressure of beaker B. करेक्ट. अब ये कैसे पॉसिबल है कि बीकर A और बीकर B का वेपर प्रेशर सेम हो जाए. इसका मतलब क्या है, जिसका वेपर प्रेशर कम था दैट इज कंटेनर A का, उसका वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए और बीकर B का जो वेपर प्रेशर ज़्यादा था वो थोड़ा सा कम हो जाए. करेक्ट है. लेट सपोज, करेक्ट है ना, लेट्स सपोज ये 10 था और ये कितना था, ये था 16. राइट. थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों का ये 13 हो जाए और ये भी क्या हो जाए, 13 हो जाए. तो ये थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया. तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम. अब मुझे आप ये बताइए कि ये वेपर प्रेशर सेम कैसे होगा. ऐसा क्या हो कि वेपर प्रेशर सेम हो जाए. एक तो तरीका ये स्टूडेंट की, जो इसमें 20 ग्राम हमने ऐड किया उससे 10 ग्राम बाहर निकाल लें, सो दैट दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी. तो कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो घुल चुका है. करेक्ट. सो एक ही तरीका है कि इनके वेपर प्रेशर सेम हो जाए. वो कब होगा, जब यहाँ का कुछ लिक्विड बीकर ए से बीकर बी में आ जाए. करेक्ट है. क्यों, क्योंकि जो वेपर्स बन रहे हैं वो सिर्फ किसके बन रहे होंगे, सॉल्वेंट के, दैट इज वाटर के, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है. अब क्या होगा, जब आप इससे वाटर कुछ इसमें ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी कम. करेक्ट है. और इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाएगी. तो जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, करेक्ट है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा. तो वेपर प्रेशर इसका थोड़ा सा कम होगा. इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम. करेक्ट है. क्यों, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बीकर ए और बीकर बी में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम. और जब कंसंट्रेशन सेम होगा तो उस टाइम पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. करेक्ट है. तो होता क्या है स्टूडेंट, जब आप सेम बेल जार में दोनों बीकर को रखते हो तो जहाँ पे वेपर जिस कंटेनर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है
उससे कुछ लिक्विड ट्रांसफ़र होता है किस में, उस कंटेनर में जिसका वेपर प्रेशर कम होता है, करेक्ट है। सो दिस मीन्स सम लिक्विड विल ट्रांसफर फ्रॉम beaker A to beaker B and this will happen until the concentration in both the beaker will become same, करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स वाटर का कुछ अमाउंट B से किस में जाएगा, बीकर A में जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि वेपर प्रेशर सेम ना हो जाए, करेक्ट ना, क्लियर। सो यहाँ पे अमाउंट कितना था वाटर का 100 ग्राम, और यहाँ भी कितना था 100 ग्राम का। सो यहाँ से तो 100 से कुछ वाटर कम हो जाएगा, दैट इज -W, और यहाँ पे वाटर कुछ बढ़ गया कितना 100 + W, क्लियर है ना। और W क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बीकर बीकर B टू बीकर A, करेक्ट, क्लियर। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, और हमें पता है कंसंट्रेशन मतलब हम क्या लें यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, करेक्ट है। क्यों मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मोल्स किसके चेंज होंगे, सिर्फ वाटर के, सॉल्यूट के मोल्स तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। सो इट विल बी ईजियर टू कैलकुलेट कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन बीकर ए में है वही बीकर किस में, बी में होगा, करेक्ट है ना, क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सम वाटर विल ट्रांसफर फ्रॉम बीकर बी टू बीकर ए अंटिल द कंसंट्रेशन इन बोथ बिकम्स इक्वल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बीकर ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी इन बीकर बी, करेक्ट है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट के मोल्स दैट इज 20/342 दैट इज शुगर, करेक्ट स्टूडेंट, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 20/342 अपॉन 100 + W प्लस कितना 100 + W अपॉन कितना 18, क्योंकि यहाँ जो वेट हो गया था वो 100 + W हो गया था, और इस तरफ क्या होगा 10/342 अपॉन 10/342 प्लस 100 - W अपॉन कितना 18, क्योंकि यहाँ जो वेट हो गया था वो 100 - W हो गया था। अब एक ही इक्वेशन है स्टूडेंट, एक ही वेरिएबल है, वी कैन ईजिली सॉल्व क्या, W, करेक्ट है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो W की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, 33.3 ग्राम, करेक्ट है। इसका मतलब 33.3 ग्राम ऑफ वाटर विल ट्रांसफर फ्रॉम बीकर बी टू बीकर ए, करेक्ट है ना, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया स्टूडेंट, कि वो पूछता है किस बीकर का लेवल इंक्रीज करेगा और किस बीकर का लेवल डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब बीकर ए का लेवल इंक्रीज करेगा और बीकर बी का लेवल डिक्रीज करेगा, करेक्ट है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन से कि वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका कुछ अमाउंट, करेक्ट है, उसमें जाएगा, ट्रांसफ़र होगा जिसका वेपर प्रेशर क्या था, कम था, करेक्ट है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यूज़ करेंगे, करेक्ट है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, सम लिक्विड या सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल ट्रांसफर फ्रॉम द सब्सटेंस whose vapor pressure is higher as compared to the substance whose vapor pressure is lower, करेक्ट। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, करेक्ट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जब लिक्विड फेस और सॉलिड फेस दोनों ही क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, और इक्विलिब्रियम किस नेचर का होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, हमें पता है, करेक्ट है ना। सो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर एट इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, करेक्ट है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है जो स्टूडेंट, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए, वो क्या होता है, freezing point is a point of temperature when vapor pressure of a liquid phase is equal to vapor pressure of a solid phase। solid phase और liquid phase का vapor pressure क्या रहता है, सेम रहता है। ये डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, राइट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और सेकेंड डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, करेक्ट है ना, क्लियर। सेम आप जब बॉइलिंग पॉइंट में करते हैं वहाँ भी आप डिफाइन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ अ
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। करेक्ट है ना। यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। करेक्ट है ना। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताइए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आंसर क्या है स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि कब हम 0 डिग्री को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे और कब हम 0 डिग्री को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे? तो आंसर क्या है स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन को देखो, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, H2O सॉलिड इज इक्वल टू H2O लिक्विड। करेक्ट है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही थोड़ा भी टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, सो दिस मीन्स क्या होगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। करेक्ट है। तो उस टाइम पे आप क्या कहेंगे, 0 डिग्री को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर आप 0 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर, बहुत माइन्यूटली थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे कर देंगे, इसका मतलब अब क्या शुरू हो जाएगा, फ्रीजिंग शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उस टाइम पे आप 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट है। क्योंकि जो ये रिएक्शन है स्टूडेंट, ये रिएक्शन क्या है, अगर आप फॉरवर्ड देखें तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर है, क्योंकि आप सॉलिड से क्या बना रहे हैं, लिक्विड। सो दिस मीन जब आप टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा बढ़ाएंगे, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे, मेल्टिंग। तो इसका मतलब 0 डिग्री क्या होगा उस समय, मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट। और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। उस टाइम के फिनोमिना को क्या कहेंगे आप, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग कहेंगे। करेक्ट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब स्टूडेंट जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन है, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अगर फॉरवर्ड है तो हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट। अगर डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड, तो फिनोमिना को बोलेंगे फ्रीजिंग, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। दिस मीन्स डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन विल टेल वेदर 0 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कंसिडर एज मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट, क्लियर है। और इस फिनोमिना में स्टूडेंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्रीजिंग डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फ्रीजिंग इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है ना, क्लियर है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैंने वहाँ पे वही लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन इज मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। As we increases, sorry, if we increase the temperature, the reaction will move in a forward direction, melting will occur, and if we decrease the temperature, the reaction will move in a backward direction and freezing will occur. करेक्ट है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल टेल वेदर 0 डिग्री सेल्सियस विल बी कंसिडर एज मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। लास्ट में सेंटेंस लिखा है, एज वी नो दैट एज वी आर डिस्कसिंग freezing point of a solvent that is water, so we will consider 0 डिग्री as an freezing point। हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, 0 डिग्री as an freezing point, या 273 केल्विन को क्या फोकस करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट जैसा। करेक्ट है ना, क्लियर। तो हमें फ्रीजिंग क्लियर स्टूडेंट, फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीजिंग इज अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड फेज। करेक्ट है ना, क्लियर, राइट। आइए अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज DFP। सपोज स्टूडेंट हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने स्टूडेंट कुछ वाटर लिया हुआ है, राइट। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और इसी टेम्परेचर पे कुछ आइस भी है। करेक्ट है ना। अब आप मुझे बताइए, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या अमाउंट ऑफ लिक्विड और अमाउंट ऑफ आइस चेंज होगा। लिक्विड यहाँ पे स्टूडेंट वाटर है, तो आप याद रखिएगा। तो क्या कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड या कुछ अमाउंट ऑफ आइस चेंज होगा, नहीं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस में बोथ क्या, H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O क्या, लिक्विड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का इसका मतलब क्या स्टूडेंट, कि जितना अमाउंट आइस से वाटर में जा रहा होगा उतना ही अमाउंट स्टूडेंट क्या, वाटर से आइस में जा रहा होगा, तभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा।
इसका मतलब दोनों का अमाउंट क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट है। और दूसरे पॉइंट से भी देख सकते हैं, वेपर प्रेशर दोनों का क्या है स्टूडेंट, सेम, आइस और वाटर का वेपर प्रेशर सेम। इसका मतलब क्या है, जितना अमाउंट ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा। करेक्ट है। सो दैट दोनों का क्या रहे, अमाउंट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। करेक्ट। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम फिर से वही चीज़ कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ लिक्विड है और उसमें हमारे पास क्या है, आइस है। करेक्ट। और टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, हम इसमें हमने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, या सॉल्ट क्या, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ऐसे समझिए कोई हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा वो क्या करेगा, लिक्विड में तो डिसॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है ना। बट आइस को पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेक्ट है ना, क्लियर है, राइट। अब मुझे ये बताइए, जब ऐसा होगा, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो तो वाटर में तो पूरा घुल गया, बट आइस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप मुझे बताएं कि अगर जब हम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया तो वेपर प्रेशर पे, किसके वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करेगा, आइस के कि वाटर के? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में घुल गया है, तो जिसमें वो घुलेगा होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा, उसी का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जिसको हमने बोला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज़ अ लोअर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया, लेकिन जो लिक्विड था उसका जो आइस था उसके वेपर प्रेशर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। करेक्ट है ना, क्लियर है, राइट। तो अब यहाँ पे अब क्या होगा, क्या अब इस केस में अमाउंट ऑफ आइस सेम बना रहेगा जितना पहले था, कि वो चेंज होगा? अब क्या होगा, जब वेपर प्रेशर दोनों का डिफरेंट हो गया स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ आइस सेम नहीं रहेगा। क्योंकि जब वेपर प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा, आइस का ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ आइस वाटर में जाएगा, बट जो वाटर आइस में जाएगा उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। करेक्ट है ना, क्लियर है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, अब वो क्या करेगा, आइस का वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड में ज़्यादा कन्वर्ट होने लगेगा, और जो लिक्विड था वो अब आइस में कम कन्वर्ट होने लगेगा। इसका मतलब अब क्या होगा, रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ी थी दैट विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। करेक्ट। अब मुझे आप बता सकते हैं कि अगर मुझे ये मेल्टिंग रोकनी है, इफ़ आई वांट टू स्टॉप दिस मेल्टिंग, व्हाट शुड वी डू, हम कैसे इस मेल्टिंग को रोकें? करेक्ट है, हमें तो फ्रीजिंग करना था, हम पढ़ भी फ्रीजिंग पॉइंट रहे थे। तो अगर मुझे फ्रीज करना है, राइट, दोबारा से फ्रीजिंग करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एक तो तरीका ये स्टूडेंट कि जो हमने सॉल्यूट ऐड किया था सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के अंदर, उससे हम क्या करें, कुछ निकाल देते हैं सारा का सारा, सो दैट फिर से क्या हो जाए, प्योर सॉल्वेंट और प्योर आइस मिल जाए, तो वेपर प्रेशर फिर से सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जितना आइस वाटर में जा रहा था आइस में जाएगा। लेकिन ये हमें पता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक बार चीज़ घुल गई उसको हम वापस दोबारा निकाल नहीं पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है। सो दूसरा तरीका क्या है, ये तो तरीका फेल हो गया है। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। अगर तो टेम्परेचर अगर कम करते हैं तो हमें पता है वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। करेक्ट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉलिड होता है, दैट इज आइस या कोई और सॉलिड, वो शार्पली चेंज होता है किससे, विथ टेम्परेचर से, एज कंपेयर टू लिक्विड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस
changes sharply as compared to vapor pressure of a liquid। अगर सेम सब्सटेंस का आप सॉलिड लें और सेम सब्सटेंस का आप लिक्विड लेते हैं तो जो सॉलिड होगा उसका वेपर प्रेशर शार्पली चेंज होगा किससे, टेम्परेचर से, एज कंपेयर टू उसी का लिक्विड फेस। कहने का ये मतलब है अगर आप आइस और वाटर लेते हैं तो आइस का वेपर प्रेशर शार्पली चेंज होता है एज कंपेयर टू किससे, लिक्विड वाटर से। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड चेंजेस शार्पली एज कंपेयर टू इट्स लिक्विड फेस। करेक्ट है ना, क्लियर। बस यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर सॉलिड फेज है तो उसका वेपर प्रेशर शार्पली चेंज होता है एज कंपेयर टू इट्स लिक्विड फेज। करेक्ट है। सो दिस मीन जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज का इफेक्ट किस पे ज़्यादा होगा, अभी मैंने बोला किस पे, सॉलिड पे, क्योंकि वो शार्पली चेंज होता है। इसका मतलब जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, ज़्यादा डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू किससे, लिक्विड से। करेक्ट है। और हम जब धीरे धीरे टेम्परेचर लोअर करते रहेंगे एक टाइम पे ये होगा कि दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो फिर से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब दोनों का वेपर प्रेशर फिर से सेम हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, अब क्या होगा, मेल्टिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। करेक्ट है ना। और अब आप रिएक्शन किधर मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब वो टेम्परेचर अब क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। लेट्स सपोज स्टूडेंट पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब आपने टेम्परेचर कम किया। जब टेम्परेचर कम करने लगे तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम होने लगा, सॉलिड का ज़्यादा एज कंपेयर टू किससे, इट्स लिक्विड फेज से। एक टाइम पे क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। लेट्स सपोज वो -2 डिग्री पे सेम हुआ। करेक्ट है। सो -2 डिग्री विल बी कंसिडर एज व्हाट स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट है। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट विच इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया किसका, 2 डिग्री का, और वो भी किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर है। तो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर सॉलिड का ज़्यादा डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू लिक्विड से। करेक्ट है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। करेक्ट है ना। क्लियर। ऐसे आप सोच सकते हैं, लेट सपोज वाटर का वेपर प्रेशर 15 था और लेट सपोज कितना, आइस का 15 था और वाटर का कितना था, 10 था। राइट। अब जब आपने डिक्रीज करना शुरू किया तो क्या होगा, ये इसका शार्पली डिक्रीज करेगा। लेट सपोज ये क्या हुआ, ये 8 हो गया और ये भी क्या हुआ, उतने टाइम पे ये क्या हो, 8 पे पहुंच गया। तो इस टाइम पे अगर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, जितना अमाउंट फिर से आइस से वाटर में जा रहा था उतना ही अमाउंट अब वाटर से आइस में जाएगा। इसका मतलब अब अमाउंट फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट है। सो क्या होता है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किस में, प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की होने वजह से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट है। किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू किससे, प्योर सॉल्वेंट से। करेक्ट है ना। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट। आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन according to Raoult's law. When non-volatile solute is added to a solvent, its vapor pressure decreases. Correct. And we know that at freezing point vapor pressure of solid solvent will be equal to vapor pressure of liquid solution. Correct है ना, clear. Thus the lowering in vapor pressure of liquid solution causes the lowering in freezing point as compared to pure solid pure as compared to solid pure solvent. This lowering in freezing point of a solution as compared to solid solvent is known as depression in freezing point. करेक्ट है ना, क्लियर है। राइट। आइए इसको ग्राफ से समझते हैं स्टूडेंट, ये ज़्यादा हेल्प करेगा हमें समझने में इस कॉन्सेप्ट को। सपोज
हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया है सपोज, और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, एक्सिस पे टेम्परेचर। करेक्ट है ना। अब स्टूडेंट मैंने अभी कहा था कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड सब्सटेंस का एज कम्पेयर टू इट्स लिक्विड फेस शार्पली चेंज होता है। इसका मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा शार्प होगा। करेक्ट है ना। सो ये रेड वाला जो मैंने बनाया स्टूडेंट वो है वेपर प्रेशर किसका, सॉलिड का, और ये जो ब्लू वाला है ये वेपर प्रेशर किसका है, लिक्विड का, उसी सब्सटेंस का, सेम सब्सटेंस का। करेक्ट है, क्लियर है। तो जिस सब्सटेंस का आप सॉलिड ले रहे हो, वेपर प्रेशर ले रहे हो, उसी सब्सटेंस का आपको लिक्विड फेस का भी वेपर प्रेशर लेना है। करेक्ट है। अब क्या है, ये क्या है जो ब्लू वाला था स्टूडेंट, ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, और ये किसका था, उसी सॉलिड सॉल्वेंट का। करेक्ट है। सॉल्वेंट में वाटर ले रखा है स्टूडेंट हमने, बट यहाँ पे मैंने जनरलाइज जनरलाइज कर रखा है कि ये सॉलिड सॉल्वेंट है और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। करेक्ट। सो दिस ब्लू इज लिक्विड सॉल्वेंट एंड दिस रेड वन इज सॉलिड सॉल्वेंट। अब आप जब क्या करें ना, आपने जब क्या करा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, तो वेपर प्रेशर किसका डिक्रीज हुआ था, चेंज हुआ था, लिक्विड का। दैट करेक्ट है। मतलब सॉल्वेंट का चेंज हुआ, सॉलिड का तो क्या रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या सेम रहा। दिस मीन्स स्टूडेंट क्या होगा, वेपर प्रेशर अब क्या होगा, जब आप सॉल्यूशन का बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा कम होगा, हमने पहले बताया था। तो ये पिंक वाला जो ग्राफ है स्टूडेंट वो किसका है, वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का। किसका है, सॉल्यूशन का। करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। इसका मतलब जो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, अगर हम एग्जाम्पल बात करें। करेक्ट है, क्लियर है। अब क्या हुआ, जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब क्या होगा, ये वाला अगर आप पॉइंट देखें जहाँ पे सॉल्वेंट और ये सॉलिड मीट कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये अब क्या बना, डेल्टा टी डैश एफ बना। डेल्टा टी डैश एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या स्टूडेंट, सॉल्यूशन। करेक्ट है ना, क्लियर। सो जो प्योर सॉल्वेंट था वो फ्रीज हो रहा था किस पे, टी एफ पे, बट जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो फ्रीज हो रहा है किस पे, टी डैश एफ पे। इसका मतलब क्या हो गया, देर इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी। क्या बोल रहे हैं, डीएफपी। आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा, ग्राफ से आपको ज़्यादा। करेक्ट है ना, क्लियर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ ज़्यादा स्टीप डिक्रीज कर रहा था, किसका स्टीप चेंज हो रहा था, किसका, सॉलिड का। और ये लिक्विड का तो हम पहले भी बना चुके हैं स्टूडेंट, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और ये ग्राफ भी हमने बनाया था अगर आपको याद है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। क्योंकि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा कम होता है एज पे कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट पे एज पर डेफिनेशन क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस। तो ये जो वेपर जो वो टी एफ हुआ, ये क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, प्योर सॉल्वेंट का। करेक्ट है। और ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। सो ये जो चेंज है स्टूडेंट, जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी को हम क्या करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट, क्लियर। आइए स्टूडेंट देखते हैं मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे। राइट, ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ग्राफ में देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ए बी ग्राफ क्या है स्टूडेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। जो बी सी ग्राफ है वो क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। और जो डी ई ग्राफ है स्टूडेंट वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। करेक्ट है, राइट। तो इसमें यहाँ पे वही लिखा हुआ मैंने, ए बी इज विप, ए बी क्या है, वेपर प्रेशर क्या शो कर रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट का। बी सी क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का। और जो डी ई शो कर रहा है वो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का। करेक्ट है ना, क्लियर। सो ये जो है, ये वाला पॉइंट है, ये टी एफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और जो टी डैश है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन का है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। करेक्ट है। मेरी एडवाइस है स्टूडेंट, आप टेम्परेचर किस में लेना,
केल्विन में लेना, चेंज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे केल्विन में ले चाहे डिग्री सेल्सियस, बट मेक अ हैबिट टू टेक इन केल्विन ओनली। करेक्ट है, राइट। अब स्टूडेंट क्या है, देखिए डेल्टा टी एफ को क्या बोला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट है, दैट इज टी एफ माइनस क्या होगा, टी डैश एफ। सो डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी डैश एफ क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट आपको याद रखना है जो डेल्टा टी एफ है वो है टी एफ माइनस टी डैश एफ। अगर आपको याद है स्टूडेंट जो टी बी था वो क्या था, वो था टी डैश बी माइनस टी बी। टी डैश बी क्या था, सॉल्यूशन माइनस कितना, सॉल्वेंट। यहाँ देखिए उल्टा है, इसका अपोजिट है, राइट। यहाँ पे टी एफ माइनस टी डैश एफ है, मतलब क्या है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पहले है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, वो कितना था, लेट्स सपोज 0 डिग्री से मतलब 273 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा कम है, लेट्स सपोज 271 है। तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा स्टूडेंट, 2 केल्विन। करेक्ट है ना। तो आपको जो चेंज है वो पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि क्या है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती है। सो कंसंट्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब जो डेल्टा टी एफ है या जो डेल्टा टी बी है वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इसको नेगेटिव ले लेते हैं, प्लीज़ याद रखेंगे डेल्टा टी एफ शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट शुड, ये पॉजिटिव तभी आएगा जब आप टी एफ माइनस क्या करेंगे, टी डैश एफ। टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, करेक्ट है, क्लियर। मैंने रीजन भी बता दिया क्यों, क्योंकि क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती हैं, तो डेल्टा टी एफ इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कंसंट्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। दिस मीन्स डेल्टा टी एफ शुड ऑल्सो बी, इट शुड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट है। सो स्टूडेंट डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, कंसंट्रेशन के। और कंसंट्रेशन कौन सी लेंगे स्टूडेंट, मोलैलिटी। करेक्ट है, दैट इज स्मॉल एम। करेक्ट है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे के एफ, वहाँ पे हमने क्या लगाया था, के बी, तो यहाँ पे के एफ लगा रहे हैं। के एफ को क्या कहेंगे स्टूडेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे वहाँ पे क्या था, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। करेक्ट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जो सारी की सारी जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल सेम है, किससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, बिल्कुल कट कॉपी है। फ़र्क क्या है, वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप डेल्टा टी भी लिख रहे थे, यहाँ उसकी जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ लिखेंगे, और वहाँ पे आप के भी लिख रहे थे, यहाँ क्या लिखेंगे, के एफ। रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। करेक्ट है ना। के ऑफ के बी की यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी स्टूडेंट। के बी क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, तो के एफ भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। एवरीथिंग इज सेम। करेक्ट। तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि हम डेल्टा टी एफ को या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो डिप्रेशन आया स्टूडेंट वो क्यों आया था, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, किसमें, सॉल्वेंट में। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते सॉल्वेंट में तो क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। तो जब वेपर प्रेशर लोअर हुआ तभी क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। करेक्ट है। सो दिस मीन्स जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड विथ क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तभी हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी क्या कह रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड कर रहा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे, इसीलिए हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या कहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिप्रेशन भी किस पे डिपेंड करता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे, इसीलिए क्या है, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी क्या कह रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या लेना है स्टूडेंट हमें, मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा आपको। अब आइए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम व्हेन आई इज इक्वल टू 1, ये क्या था, नॉर्मल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ, दैट इज व्हेन आई नॉट इक्वल टू 1, क्या है, एबनॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। आई क्या स्टूडेंट,
वेंटॉफ फैक्टर। अब मोलैलिटी को स्टूडेंट हमने एक्सपेंड कर दिया, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये सब आप जानते हैं। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम बी इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, करेक्ट है ना। सॉरी, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली मोल्स गिवन है सॉल्यूट के, तो आप सीधे लिख देंगे एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 आई इंटू के एफ, वेयर एन बी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, यही हमेशा यूज़ करना है, चाहे आई 1 हो या नॉट इक्वल टू 1 हो। और जब क्या होगा, सॉल्यूट गिवन नहीं होगा तो हम ऑलवेज अज्यूम कर लेंगे आई इक्वल टू 1, या सॉल्यूट क्या होगा, सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, तो भी आई क्या होगा, अपने आप 1 हो जाएगा। और जब क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, आई कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्ट। सो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब डेफिनीशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ के एफ, सिमिलर स्टूडेंट जैसे हमने के बी को डिफाइन किया था, ऐसे ही हम के एफ को डिफाइन कर रहे हैं। क्या है, इफ़ आई इज इक्वल टू 1 एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ। दिस मीन्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज के एफ, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन में आई इक्वल टू क्या है, 1 है, करेक्ट है ना। और के बी क्या था स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, तो के एफ भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। और के बी इज इंडिपेंडेंट अपॉन क्या था, नेचर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो के एफ भी क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इट विल नॉट चेंजेस विथ अमाउंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, करेक्ट। सो के एफ, मैंने ये भी बोलता कि के बी क्या होगा, जनरली गिवन होता है, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ फार्मूला। सेम यहाँ पे स्टूडेंट के एफ विल बी गिवन द प्रॉब्लम, बट इफ इट इज़ नॉट गिवन वी कैन कैलकुलेट विथ हेल्प ऑफ अ फार्मूला। स्टूडेंट बिल्कुल फार्मूला सिमिलर था के बी का। के बी का क्या फार्मूला था स्टूडेंट, के बी इज इक्वल टू था एम इंटू आर इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी, करेक्ट है। अब आपको करना क्या है, के एफ, के बी की जगह क्या करना, के एफ एम आर तो रहेगा, यहाँ टी बी की जगह क्या आएगा, टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000। अब वहाँ क्या कर रहे थे स्टूडेंट, बॉइलिंग, तो क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन, तो यहाँ होगा एल वी, लेटेंट हीट ऑफ एल वी, सॉरी एल एफ होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, करेक्ट है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के एफ, एम आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ, करेक्ट है। मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। एम क्या था स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या था, गैस कांस्टेंट, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, करेक्ट है ना। और के एफ और के बी की यूनिट क्या रहेगी स्टूडेंट, सेम, क्या था यूनिट, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, करेक्ट। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी था, करेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से दिख भी रहा है स्टूडेंट। नॉर्मल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, के एफ इंटू एम, एबनॉर्मल क्या था, आई इंटू के एफ इंटू एम, करेक्ट है। सो आई क्या होगा, एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या आई इन टर्म्स ऑफ मोलर मास क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन सॉल्यूट, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट है। ये हम देख चुके हैं स्टूडेंट जब हमने क्या पढ़ा था, वेंटॉफ फैक्टर डिफाइन किया था, करेक्ट है ना, राइट। लास्ट स्टूडेंट क्या है, रिमेंबर द के एफ, मैंने बोला था कि के बी ऑफ वाटर आपको याद रखना है कितना था स्टूडेंट, 0.52। सिमिलरली आपको के एफ ऑफ वाटर भी याद रखना है, वो कितना है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, करेक्ट है ना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से जो हमने क्वेश्चन किया था और उससे रिलेट किया, किससे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिलेट किया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वेपर प्रेशर जिसका क्या था, ज़्यादा था, उसका कुछ अमाउंट क्या हो गया, उसमें चला गया, उसमें चला गया था सॉल्यूशन में, जिसका वेपर प्रेशर क्या था, कम था। सेम जब हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का था, आइस का वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, तो उससे क्या होगा, उसका कुछ लिक्विड, आइस किस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में। अब उसको रोकने के लिए हमने क्या किया था, टेम्परेचर थोड़ा लोअर कर दिया। जब टेम्परेचर कम किया तो क्या हुआ, उस
उसका इफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड पे ज़्यादा पड़ा एज़ कम्पेयर टू किस पे, लिक्विड पे। सो डिक्रीज किसका हुआ, ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज किसका हुआ, आइस का एज़ कम्पेयर टू किसका, वाटर का। एक टाइम क्या हुआ, दोनों का वेपर प्रेशर फिर से सेम हो गया। तो जब फिर से सेम हो गया इसका मतलब क्या होगा, अब क्या होगा, मेल्टिंग रुक नहीं होगी, फ्रीजिंग हो जाएगी। करेक्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। करेक्ट है ना। सो जब आप किसी सॉल्यूशन में, किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, डिप्रेशन इन क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और डिक्रीज हो जाता है। अगर ये फिनोमिना स्टूडेंट हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कभी अगर आप देखें बहुत हिली एरिया में जहाँ पे बहुत कोल्ड वेदर रहता है, बहुत टेम्परेचर माइनस में रहता है, अगर वहाँ पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की या व्हीकल लेके जाते हैं तो पेट्रोल और डीजल क्या होता है, फ्रीज़ हो सकता है। या फिर जो वाटर होता है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ हम सब्सटेंस डाल देते हैं। जनरली इथाइल ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है। वो क्या करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम करने से क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब वो जल्दी क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। हमारा व्हीकल ईजिली क्या करता रहता है, चलता रहता है। करेक्ट है। सेम फिनोमेना स्टूडेंट अगर आप देखिए, कभी जो आइस हॉक, वो जो होता है आइसक्रीम हॉकर होता है, उसका जो उसका ठेला होता है, उसमें कभी आप देखें जब आप कभी आइसक्रीम मांगे और आइस निकाल के देता है, वो आपको आइसक्रीम निकाल के देता है, तो कभी रैपर को आप टेस्ट करें तो रैपर पे आपको हमेशा थोड़ा सॉल्टी सॉल्टी सा महसूस होता है। ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो आप करके देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जो अंदर जो बकेट होती है जिसके अंदर आइसक्रीम रखी रहती है और जो बाहर का कवर होता है, उसके बीच में वो आइस होता है और साथ में क्या रहता है, वो सॉल्ट ऐड करता है। सो दैट क्या हो जाए, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए। करेक्ट है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब वो कभी आइसक्रीम हमें निकाल के देता है तो अगर रैपर को हम टेस्ट करना चाहें उसके, तो रैपर हमें थोड़ा सा सॉल्टी सा लगता है, बिकॉज आइस कंटेन सम सॉल्ट इन इट। और उसकी वजह से क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है, उसका कम होता है। इसीलिए आइस जल्दी मेल्ट नहीं होती। वो जो हॉकर दिन भर बेचता रहता है, तो अगर वो क्या होगा, आइस मेल्ट हो जाएगी तो आइसक्रीम सारी ख़राब हो जाएगी। तो आइस को मेल्ट नहीं होने देता, क्योंकि उसमें क्या ऐड करके रखता है, वो सॉल्ट ऐड करके रखता है। करेक्ट है ना। क्लियर है। सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा क्या है, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट है ना। सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज हम उसमें क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट विल बी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। करेक्ट। थैंक यू।